हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम हैरोल्ड ब्लूम के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है लाइक एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, एनालिसिस ऑफ रोमांटिक पोएट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पोएट्स एंड क्लिनमैन टेसरा केनोसिस, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हैरोल्ड ब्लूम एक विख्यात साइको एनालिस्ट है जिन्होंने अपने पुस्तकों में ये लिखा है कि किस तरह जो पहले पीढ़ी के लेखक नए पीढ़ी के लेखकों में इन्फ्लुएंस किया है। इस गवेषण के दौरान हैरोल्ड ब्लूम को ये महसूस हो रहा है कि कोई लेखक या लेखिका अपने करियर के स्टार्टिंग के टाइम पे एक तरफ के एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस करता है। Bloom observes that every poet has experiencing a kind of anxiety when he or she starts their career. This anxiety comes due to the stress that the early or father poet has made excellent works. एक्चुअली ये एंग्जाइटी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पहले पीढ़ी के लेखक थे वो लोगों ने बहुत अच्छे तरह का पोएट्री का निर्माण किया है एंड दे हैव रीच्ड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जो वो लोग तो उतने अच्छे लिखा गया है कि हम उसे ओवरकम भी नहीं कर सकते। तो नए पीढ़ी के जो लेखक है, जो न्यू पोएट्स है, तो उन्हें एक तरफ का स्ट्रेस आता है क्योंकि they just want to overcome that excellence of early poets. पहले के जो लेखक थे उनसे ज्यादा हमें लिखना है, उससे ज्यादा अच्छे तरह से लिखना है, ऐसा एक सोच आते हैं। तो ब्लूम ये कहता है कि ये जो एंग्जाइटी है एक तरफ के एक थ्रेट है, थ्रेट फ्रॉम द साइड ऑफ द फादर पोएट। दिस इन्फ्लुएंस ऑफ थ्रेट इज एक्चुअली अनकॉन्शियस। वो यहाँ पे ब्लूम ये कहता है कि जो एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका मतलब ये है कि हम जब भी किसी पुस्तक या कविता को पढ़ते हैं तो उसके जो लेखक है वो हमें अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए कहता है कि जो एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस एक अनकॉन्शियस थिंग है। टू ओवरकम दिस थ्रेट and to make more better works, the new poets engage in a rereading of early poets. तो इस एंग्जाइटी या फिर ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली पोएट्स है उसे ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए जो नए लेखक ये करता है कि उन सभी ओल्ड बुक्स को दोबारा से पढ़ने लगते हैं, रीरीडिंग करने लगते हैं। इस रीरीडिंग के बारे में ही तो ब्लूम ए मैप ऑफ मिसरीडिंग का उस पुस्तक में इसी रीरीडिंग के बारे में बताया है और वो पब्लिश हुआ है 1975 में एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दैट इज ए मैप ऑफ मिसरीडिंग। इस बुक में इस पुस्तक में ब्लूम ने ये कहा है कि ये जो रीरीडिंग का प्रोसेस है वो नए पीढ़ी के कवि को मजबूत करता है। This rereading makes the new poet a strong poet. Actually, ब्लूम ऑब्जर्व करता है कि यह रीरीडिंग है एक तरफ के एक साइकिक डिफेंस है। This rereading is a psychological defense
to defend the influence of father or early poets and make better poetry. ज्यादा अपने पोएट्री को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जो न्यू पोएट्स है उसी के लिए ये न्यू पोएट्स रीरीडिंग करता है. ओके, सो इसी दौरान हैरोल्ड ब्लूम इस बात का जिक्र करता है कि क्या है स्ट्रॉन्ग एंड वीक पोएट्स. तो हम पहले ही कहा है कि जब भी हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो अनकॉन्शियसली उसका ऑथर का इन्फ्लुएंस हम पे आते हैं, ताकि यानी कि उनके विचारधारा, उनके व्यू पॉइंट्स, वो जो परसेप्शंस, वे ऑफ थिंकिंग, वो किस तरह सोचते हैं, वो जो ऑथर किस तरह सोचते हैं, उन सब का उनका विचारधारा कैसे है, ये सब जो नए पीढ़ी के कवि पे इन्फ्लुएंस करता है, हम सभी रीडर्स पे इन्फ्लुएंस करता है. तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पोएट्स है वो ब्लूम ये कहता है कि दो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ओल्ड पोएट्स, a strong poet has his own creativity and his own ideas. एक स्ट्रॉन्ग पोएट को अपने खुद के एक पहचान होते हैं, खुद के व्यू पॉइंट्स होते हैं, खुद के परसेप्शंस होते हैं, और वही वो ऐसे लोग अपने कविता पे अपने ही आइडियाज लिखते हैं. That means strong poet won't be influenced by he may influenced by the viewpoints of the older poets, but still he has his own ideas and he will write accordingly and he will produce original and creative poems. Strong poets को अपने आप वो लोग उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, जो पुराने जमाने के पुराने लेखक है उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, पहले लेखक के इन्फ्लुएंस में आते हैं. फिर भी जो स्ट्रॉन्ग पोएट्स है उन्हें अपने आप में एक खुद के एक विचारधारा होते हैं और वो उसी के बेसिस पे क्रिएटिव न्यू क्रिएशंस करते हैं. और जो वीक पोएट्स है उसे वो लोग को खुद का कोई राय या खुद का कोई विचारधारा नहीं होते. पहले जो अर्ली पोएट्स क्या करते थे उसी के हिसाब से ये लोग भी कविता लिखेंगे. इसे उस टाइप का पोएट्स को ही हैरोल्ड ब्लूम कहते हैं कि वो लोग वीक पोएट्स है. Weak poets are those who cannot deviate from the early poets' views. And next is Bloom कहता है कि किस तरह रोमांटिक पोएट्स इन्फ्लुएंस्ड हुआ था. तो हैरोल्ड ब्लूम के राय में सभी पोएट्स किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस हुआ था. For example, romantic poets सब मिल्टन से एंड एडमंड स्पेंसर से इन्फ्लुएंस हुआ था, and they were struggling with this influence. And सिर्फ रोमांटिक पोएट्स ही नहीं है, इवन शेक्सपियर भी इन्फ्लुएंस हुआ था क्रिस्टोफर मार्लो के पुस्तकों से. So what he wants to say here is that all the poets in English literature were influenced by their early poets, and some of them were influenced and some of them were struggled with this influence. तो ब्लूम यहाँ पे यह कहता है कि to come out from this influence, anxiety of influence, there are certain steps. जो अर्ली पोएट्स है उनके प्रभाव से बाहर आने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पोएट्स ने ये सारे स्टेप्स लिया है, उसी के बारे में
नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि वो है क्लिनामेन, टेसरा एंड केनोसिस. These are certain steps which are taken by new poets to come out from the influence of old poets, that is Klinamen. Through this, in these methods, they are using some figure of speeches to come out from that influence of early poets. Klinamen or poetic misprison. इसमें यह होता है कि new or young poets uses irony to show that early poet was correct up to a point and after a particular level he went wrong. इसका मतलब है कि जो न्यू पोएट्स को मालूम है कि एक लेवल तक तो पुराने पोएट्स करेक्ट था, लेकिन उसके बाद वो लोग गलत लिखने लगे, तो उसी लेवल से, उस टाइम से these new poets have deviated from that old methodism. जो पहले के पोएट्स है वो लोग एक लेवल तक तो अच्छा ही लिख रहा था, लेकिन उसके बाद वो लोग गलत लिखने लगे और उसी पॉइंट से ये लोग करेक्टली लिखने लगा. At this level, the new poet suddenly deviates into a different direction. So, ऐसे एक डिविएशन के लिए ये लोग क्या करता है कि आयरनी का यूज करता है. The figure of speeches used in this at this situation is irony. Next is टेसरा. टेसरा में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है वो है सिनेक्डोक. सिनेक्डोक, as we all know, whole for part and part for whole. That is, here we get an opposite meaning from the poem. In टेसरा we read the poem from the new poet's perception. टेसरा ऐसा होता है कि जो पोएम है वो नए पोएट्स के परसेप्शन से या विचारधारा से ही लिखा गया है. In this mode, we get an opposite meaning from the actual poem. In टेसरा, we read the poem from new poet's perception and not from the point view of early poets. जो टेसरा में यही यूज होता है कि हम जो पोएम है उसे एक नए सिरे से, नए परसेप्शन से, जो नए पोएट के विचारधारा के ऊपर ही हम इस पोएम को देखते हैं और रीड करते, पढ़ते हैं और सोचते हैं. And sometimes it gives an opposite meaning or antithesis as against the actual idea meant by early or precursor poets. और कभी कभी ये भी होता है कि जो हम पढ़ते पढ़ते ये सोचते, पढ़ते पढ़ते इस नतीजे में पहुंचते हैं कि वो एक पुराने पोएट ने जो भी लिखा था उसी से जस्ट ऑपोजिट होता है, जस्ट एंटीथेसिस होता है. ओके, फॉर दिस पर्पस दे आर यूजिंग सिनेक्डोक. Kenosis. In kenosis we are using the figure of speech of metonymy. मेटोनमी को यूज करता है. Kenosis is breaking away from early poets. The new poet accepts the influence and significance of early poets, but he did not want to repeat the ideas of precursor poets. Kenosis में ये होता है कि जो नए पोएट है, जो न्यू पोएट है, वो ये तो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, यहाँ पे इसमें इस पोएम में जो पुराने पोएट है उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन he don't want to repeat the ideas of precursor poet. After a point of level, जो प्रीकर्सर के जो आइडियाज है उसे रिपीट नहीं करना चाहते, और वो जो न्यू पोएट है वो
अपने विचारधारा के बेसिस पे लिखने लगते हैं। न्यू पोएट डू नॉट वांट टू रिपीट द आइडियाज ऑफ प्रीकर्सर पोएट्स। प्रीकर्सर अर्ली पोएट्स के जो आइडियाज है उसे रिपीट करना नहीं चाहते और एक नए सिरे से पोएम को लिखने लगते हैं। इसी को कहते हैं केनोसिस। थैंक यू।